तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, इंटर स्टार्स, दिस इज द वीडियो फॉर यू, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे कि सर आप जो हमको क्लास में गाइड करते हो कि हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, हमें प्रॉपर सेंटेंस फ्रेमिंग करनी चाहिए, मन से आंसर नहीं लिखने चाहिए, किस तरह से हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कई सारी बातें मैं गाइड करके चलता हूँ। प्रैक्टिकली आज देखते हैं कैसे बच्चे इसको इंप्लीमेंट करते हैं और बढ़िया नंबर लेके आते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक सर्टिफाइड कॉपी लेके आया हूँ ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट, जिसके साथ अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया था, वो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पे उन्होंने शेयर करी अपनी जर्नी ऑफ scoring 77 marks. So yes, I'll be sharing you the copy of Tripti Garg, who is our interstar who secured 77 marks. सर इसका ब्रेकअप क्या था, मैंने कहा बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्टिव में she secured 46 out of 70, which is almost 70%, 26 out of 30 which is around 90% in MCQs and 5 marks ICI की तरफ से इनको ग्रेस मिला। इनको क्या, सब बच्चों को मिला, बिकॉज नवंबर 23 का जो पेपर था वो लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स साइड था। बट खुशखबरी क्या है सर, भले ही पेपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, तब भी हमारे 200 पेजेस के नोट से बच्चे इतने अच्छा नंबर भी स्कोर कर पाए। सो दैट इज द की, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क मेक्स यू इंटर स्टार, तभी आपको सीए फाइनल की टिकट मिलती है। तो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस। तो ये इनकी सर्टिफाइड कॉपी है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इन्होंने स्टार्ट किया सर कौन से क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 हम भी देख लेते हैं किसकी बात करता है। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। सबसे पहले आता है सर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। ए पार्ट बात करता है सर किसकी, 4 स्टेप्स। सीधा सीधा आईसीआई कहता है लिख के बड़ा बड़ा कि 4 स्टेप्स बताओ इन द ऑडिट ऑफ रिसीट्स, ग्रांट्स और डोनेशंस बाय यूनिवर्सिटी। तो ये जो रिसीट्स, ग्रांट्स और डोनेशन बाय यूनिवर्सिटी है सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इन्होंने देखते किसकी बात करी, इन्होंने उठाया एनजीओ वाला। तो क्या एनजीओ का भी ऑप्शन था हमारे पास, जल्दी से बताओ। हाँ सर। अब एनजीओ में इन्होंने बोला प्लानिंग द एनजीओ व्हाट विल बी द पॉइंट्स यू नीड टू फोकस अपॉन। तो एक बार देख लेते हैं सर प्लानिंग द एनजीओ में हमें क्या क्या बातें देखनी होती हैं। वैसे ये टॉपिक हमने काफी अच्छे से क्लास में ऑलरेडी कवर कर रखा है, एंड इसमें जो हम बातें करके चलते हैं, सबसे पहले प्लानिंग द एनजीओ में आता है सर क्या, प्लानिंग द एनजीओ में आता है उसके ऊपर कौन सा लॉज लगते हैं, ठीक है, कौन से लॉज लगते हैं, उसके साथ साथ हम उसका लीगल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। प्लस हमें नॉलेज चाहिए होती है क्या एनजीओ की एक्टिविटीज है, किस तरह की चैरिटेबल एक्टिविटीज, मिशन, विजन की। और फिर उसके बाद हमने बोला था सर क्या, हम ये देखते हैं कि हमें इसकी बुकिंग करानी है। कहीं ना कहीं जो एनजीओ है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, तो हमें इसकी बुकिंग करानी है। वाई एमएमटी, एमएमटी का क्या मतलब था, मिनट्स, मटीरियलिटी, टीटी से थे एक्सपर्ट रिपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग द ऑडिट है, ये आईसीआई ने पहले भी आईसीआई ने इसका इंडिकेशन दे रखा था, इट वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द आरटीपीज एमटीपीज। अब इन्होंने एग्जाम में पूछा, तो एक बार देखो क्या इन्होंने ये पॉइंट्स को कवर किया। हाँ सर, एमएमटी का मिनट्स यहां कवर हो गया, ठीक है सर। अब अगर आप देखो मेन फोकस जो कीवर्ड पे किया उसको अंडरलाइन किया, इज दिस अ गुड पॉइंट, यस सर। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बस ऐसे नेटफ्लिक्स की मूवी की तरह मत देखते रहना, लिखते जाना कि जो भी कीवर्ड है उसको आपने अंडरलाइन करके आना है। बिकॉज क्या होता है ना, हम चीजें देख लेते हैं, हमको लगता है चीजें याद हो गई, नहीं, बट ये चीजों को आपने साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट करते चलना है। तो मैं भी अगर आप कहोगे तो ये चीजें डॉक्यूमेंट करते चलता हूं। लेट मी टाइप हियर लर्निंग्स फ्रॉम द वीडियो। फर्स्ट थिंग जो अभी हमने सीखी वो क्या है सर, कीवर्ड्स को हमें अंडरलाइन करके आना ही आना है। क्यों अंडरलाइन करना है, इससे एग्जामिनर का टाइम बचता है, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देता हुआ चलता है। अगली चीज, क्या आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को हमको सीखना होता है, हाँ सर ये देखना होता है। प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर। विजन, मिशन पहला पॉइंट, एंड रिपोर्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट। तो अगर आप देखो बच्चे ने ज्यादा पॉइंट नहीं लिखे, 3 से 4 पॉइंट लिखे और इसी में सारा काम हो गया। तो कई बच्चों के मन में रहता है सर ऑडिट में नंबर लाने के लिए हमें ढेर सारे पेज पढ़ने पड़ेंगे। इधर आओ, कुत्ता पालो बिल्ली पालो बट गलत फहमी कभी मत पालो। सिर्फ एक पेज में भी अगर आप रेलिवेंट पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको कितने नंबर का क्वेश्चन था, इधर आओ, 4 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ सर, 4 में से 4 मिल गए बच्चे को। तो ये बात आपने समझ के चलनी है। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट, यस सर। अब इसके बाद सर एक लर्निंग और जो हमें इससे मिली, क्वालिटी ऑफ द आंसर इज ऑलवेज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ आंसर, या लिख दो क्वांटिटी ऑफ पेजेस। इवन 1 पेज इनफ टू स्कोर 4 आउट ऑफ 4। 4 में से 4 लाने के लिए 1 पेज भी आपके लिए काफी है। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने अटेम्प्ट किया दैट इज 6 का बी। अब सर 6 का बी जो था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं किसकी बात करता है।
लेट्स सी द क्वेश्चन। सीधा फिर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 फैक्टर्स बताओ टू डिसाइड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैंपलिंग प्लान। तो ये एक बात बताओ, ये क्वेश्चन किसका है सर? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर SA 530 ऑडिट सैंपलिंग, ठीक है। अब ये जो 4 फैक्टर थे हमने इसमें डिस्कस किया था सर, 3 फैक्टर तो ऑर्गेनाइजेशन के थे, 2 फैक्टर ऑडिटर के थे। कम ऑन, 3 फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के, 2 फैक्टर ऑडिटर के। जो ऑर्गेनाइजेशन वाला था उसमें हम साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करते थे, ठीक है सर। उसके साथ उसके इंटरनल कंट्रोल्स की बात करते थे, जितने अच्छे इसके इंटरनल कंट्रोल उतने अच्छे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर जो ऑडिटर वाले 3 फैक्टर थे वो क्या थे? ऑडिटर को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, प्लस ऑडिटर कितना टॉलरेट कर सकता है, यानी उसकी टॉलरेबल एरर वगैरह की हम बातें करके चलते थे। राइट और नॉट? यस सर। अब देखते हैं बच्चे ने क्या किया। इसने सबसे पहले ऑडिटर का पॉइंट उठा लिया, फिर ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट उठा लिया, फिर ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, साइज ऑफ द एंटिटी। अब कोई ना कोई बच्चा देख के अगर किसी नॉर्मल बच्चे को दिखाऊं तो वो कहेगा यार सिर्फ इतनी सी बात लिखने के 4 में से 4 मिल रहे हैं। यही ब्यूटी है ऑडिट की। लाल फूल नीला फूल, ऑडिट सब्जेक्ट ब्यूटीफुल। सिर्फ आपने 4 लाइनें लिखी, 4 में से 4 मिल गए। अरे ये मुस्कान की चमकान के लिए ही तो लाखों दीवाने हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और बताओ सर। मैंने कहा ये भी हो गया। अब ये बोलता है ऑडिट फर्म शुड मॉनिटर द कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ये एक टॉपिक है जो पिछली बार के कोर्स में था, अभी नए कोर्स में नहीं है, तो आई एम स्किपिंग इट। नेक्स्ट पॉइंट है 3 एक्सपेंसेस विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट क्वालिफाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका एक चैप्टर होता है जिसका नाम है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ FS, विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर अकाउंट्स की नॉलेज एंड योर लॉ की नॉलेज। तो एक बार देखते हैं C और D में बच्चे ने स्कोर कैसा किया। फटाफट लेट्स गो थ्रू इट। तो C पॉइंट में वी हैड कवर्ड दिस पार्ट प्रॉपर्ली इन द प्रीवियस क्लासेस, तो ये वहां पे इसके 3 में से 3 बन गए, मजा आ गया। एंड जो लास्ट पार्ट था इसको आता नहीं था तो इसने छोड़ दिया। तो अब एक बात और सीखी, इफ यू डोंट नो एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं आता है, स्किप एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे आपको टाइम वेस्ट करके कोई फायदा ही नहीं है। स्किप एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बातें दोस्तों आपको अपने हाथों से लिखनी है। जितना आप अपने हाथों से इन बातों को लिखोगे उतना आप पढ़ते वक्त भी कंफर्टेबल फील करोगे। तो अब जैसे आपने देखा सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमारी लर्निंग्स क्या है, 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो वो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन से बना हुआ है। तो अब बच्चे ने देखा मुझे 4 पार्ट में से 3 पार्ट अच्छे से आते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, तो सबसे पहले उठा लिया क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले उठा लिया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है सर। अब जैसे क्वेश्चन 6 उठाया तो क्वेश्चन 6 में अगर आप देखोगे A पार्ट कंप्लीटली सही, B पार्ट कंप्लीटली सही, C पार्ट कंप्लीटली सही, तो 7 + 4 11 आउट ऑफ 14, तो इसने यही स्कोर कर लिया। 11 आउट ऑफ 14 शी स्कोर्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। गॉट इट सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या किया। क्वेश्चन नंबर 5A, धूमता न तन धूमता लगेला गेला। अब आ जाओ क्वेश्चन 5A पे, देखो क्या कहता है। यू आर द सीनियर मेंबर। अच्छा, ऑडिट के पेपर में पहले पूरी कहानी पढ़ोगे या एक बार लास्ट में क्वेश्चन देख के देखोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट? सर पहले लास्ट का ही पार्ट देखते हैं। तो ये कहता है इन द अबव कॉन्टेक्स्ट इलस्ट्रेट 2 एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपने बस 2 एग्जाम्पल बताने। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिसमें आप बोलते हो जनरल एंट्री, लेजर्स आ जाते हैं, इनवॉइसेस आ जाते हैं, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन में था MMW। सर MMW मतलब हम इसमें मिनट्स की बात करते हैं, ठीक है सर। इसी तरह इसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। तो ये सारी बातें इसका पार्ट बन जाती है। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये बात हमने कहां डिस्कस की है? SA 500 का जो फर्स्ट टॉपिक अपन क्लास में पढ़ते हैं उसी के अंदर ये चीज कवर हो जाती है। अब अगर आप इनका आंसर देखो, सबसे पहले इन्होंने SA 500 ऑडिट एविडेंस लिखा। क्या आपने ऐसे मेंशन करते ही एग्जामिनर का दिल जीत लिया? आंसर इज यस। सो ऑलवेज 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 स्टार्ट योर आंसर किसके साथ? विद द नेम ऑफ द एसे। इससे क्या होता है सर? इससे आप एग्जामिनर का दिल जीत जाते हो। सारी कॉपीज में आपकी कॉपी अलग से ही झलकती है कि आप एक प्रोफेशनल हो जिसने अच्छे से पढ़ाई करके, मन से पढ़ाई करके पेपर लिखा है। तो ये आपने सबसे पहले चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है सर। उसके बाद अगर आप देखो इन्होंने क्या किया, एग्जामिनर ने कितने मांगे थे? 2 एग्जाम्पल, इन्होंने कितने दिए? 4, दिल खोल के।
तो जब आप दिल खोल के आंसर लिखते हो एग्जामिनर भी दिल खोल के नंबर देता है। तो अगर आप देखो इन्होंने क्या बातें सारी लिखी, लेजर एंड एंट्रीज, इनवॉइसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, वाउचर्स, सब्सिडरी अकाउंट, सब लिख दिया। यहां पे इनकी मिनट्स आ गई, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आ गई, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में नहीं लिखा, बट ठीक है, फिर भी यहां पे 4 में से 4 नंबर मिल गए। तो एज यू कैन सी अगेन आंसर में कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन का पार्ट उठाया, उसका इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे का नंबर दिया और सीधा सीधा पॉइंट्स लिख के आ गए। अगेन अगर आप देखो इन्होंने मिनट्स जो कि कीवर्ड है उसको डाला डब्बे में, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो कि कीवर्ड है उसको डाला डब्बे में, ऊपर भी यहां पे ये इनवॉइसेस, वाउचर्स, जनरल लेजर को अंडरलाइन कर देते तो और मजा आ जाता, राइट? बट स्टिल आई थिंक इट्स अ परफेक्ट आंसर। गॉट इट सर, आसान आसान चीजों के ढेर सारे नंबर। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5B। सर ये किसकी बात करता है? हाँ अब मैं बताता हूं इसमें क्या था। इधर देखो, ऑडिटर्स रिपोर्ट विल इंक्लूड अ सेक्शन, जहां पे क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कहता है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दो कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इससे साथ ही साथ एक्सप्लेन करो यूजर्स को द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। अब ये जो प्रीमाइस वाला टॉपिक है ये हम पढ़ते हैं ऐसे 210 में कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपीएफएस, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, इसके लिए होता है डिम ऑफ आईसी। डिम ऑफ आईसी का क्या मतलब है? इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन करना है सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड जब ऑडिटर आएगा तो उसको देना है सर क्या? ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो ये कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ऑल्सो स्टेट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन एसे 210 फॉर द ऑडिटर टू एग्री द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको बताता हूं सर क्या, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सर गुड क्वेश्चन क्यों? कहीं ना कहीं ये एक थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल मिक्स का क्वेश्चन है। ऐसे 210 में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ते हैं, दिस गेट्स ओवरलैप्ड इन ऐसे 700, तो उसको अलग से मुझे लगता है करने की नीड नहीं होती। अब अगर आप देखो 4 में से इस बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया, लेट्स सी हाउ शी डिड इट। सबसे पहले शीट कवर्ड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, सारे कीवर्ड्स को इन्होंने हाईलाइट कर लिया, यहीं से एक नंबर बटोर लिया, ठीक है सर। दूसरी चीज इन्होंने यहां पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन की भी बात की कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी हमको ध्यान में रख के चलनी है। फिर ऐसे 210 की जब बात करी तो यहां पे जो पॉइंट्स है ना, आई थिंक शी कुड हैव एडिड इन द पॉइंटर फॉर्मेट। जब ये पॉइंटर फॉर्मेट में आ जाते मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, तो वहां पे भी इक्का दुक्का नंबर मिल सकता था। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहां आपको थोड़ा समझना है कि सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमने कहीं कवर नहीं कर रखा, तो जो भी नॉलेज है ना वो आपको दे देनी चाहिए। क्या ये ऐसी चीज थी जो कभी पढ़ी नहीं थी? नहीं सर, दिस वॉज समथिंग यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। बट जब ऐसे इस तरह से फ्रेम करके दे, मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट। सो अगेन, इन केस ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहले तो भाई साहब आपने इन क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। सुना सुना लग रहा है सर ये वर्ड, हमें इन क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। जस्ट गिव योर बेस्ट, जो आपके पास बेस्ट नॉलेज अवेलेबल है उसको आपने एकदम पॉइंटर फॉर्मेट में बढ़िया तरीके से वहां पे परोस के आना है। जो जो पॉइंट आपके मार्किंग स्कीम से मैच हो जाएंगे वहां आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं, सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। 4 में से भी शी गॉट 2 आउट ऑफ 4। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा हटके आया वहां पे भी उसने 50% बटोर लिए, ठीक है। तो ये आपने एक बात ध्यान रखनी है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी वॉज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन अर्लियर आरटीपी एमटीपी। तो यहां पे फ्री के नंबर थे। ये कहता है कि आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो मैंने सिंपल सी बात, हम जानते हैं मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट से रीजन लेंगे, रीजन के लिए एविडेंस लेंगे, और उसके बाद अगर मैनेजमेंट रीजन नहीं देता तो सर ऑल्टरनेट प्रोसीजर। अगर रीजन प्लस एविडेंस काफी नहीं है तो क्या करते थे? एडिशनल प्रोसीजर। अरे छोले चावल के साथ छोले काफी नहीं है तो एडिशनल छोले लेंगे, एडिशनल प्रोसीजर। तो आईसीआई क्या करता है? ऑल्टरनेट और एडिशनल को मिला के लिखता है अदर प्रोसीजर। तो अब देखो यहां पे इन्होंने आंसर में क्या किया। सो शी हैज रिटन द आंसर। सबसे पहले सर इन्वेस्टिगेट करेंगे फ्रॉम द मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स देगा, उसको लेके एविडेंस लेते। यहां पे ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है सर।
एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर बिल्कुल सही है अगर उसको लगता है सम इनकंसिस्टेंसी। तो यहां पे अगर आप देखो, जब प्रोवाइड नहीं कर रहा है इंफॉर्मेशन तो हमें क्या करना होता है सर, हमें यहां पे एडिशनल प्रोसीजर करने होते हैं। अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता तो ऑल्टरनेट करना होता है, तो आईसीआई लिखता है हमें अदर ऑडिट प्रोसीजर करने हैं। यहां इन्होंने अदर की जगह एडिशनल लिखा। फिर भी आई थिंक 4 नंबर का ये सवाल, 3 नंबर का ये सवाल था, 3 में से इनको तब भी 2 मिल गए। तो कहीं ना कहीं कीवर्ड्स मैच कर गए सर। कौन कौन से? इन्वेस्टिगेट वाले, अदर ऑडिट प्रोसीजर का की जगह इन्होंने एडिशनल लिखा, बट 2 पॉइंट सही कवर कर दिए कि अनेबल टू परफॉर्म द प्रोसीजर एंड इफ द अदर एविडेंस कुड नॉट बी ऑब्टेन। तो इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बट आई थिंक स्टिल शी मैनेज्ड इट वेल। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी those matters which require significant auditor attention. In making this determination, what are the areas of consideration? तो भाई साहब जिसको कहते हैं नागिन सवाल। सर नागिन सवाल क्यों? क्योंकि ये भेस बदल के आया है। तो अगर आप ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बताया था, टीसीडब्ल्यूजी से कई बातें कम्युनिकेट की जाती है, राइट सर। उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है, सर उनको हम क्या बनाते हैं? उनको हम बनाते हैं की ऑडिट मैटर। क्या आपको ये बात पता है? हाँ सर। तो ये कहता है कि कौन कौन से एरियाज हैं जिनको आप सिग्निफिकेंट मान सकते हो। तो एक बार आप इनके आंसर शीट देखो क्या किया इन्होंने। एसए 701 बिल्कुल सही। उसके बाद हमारा आता है सिग्निफिकेंट जेआरटी, सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। दिस इज द पावर ऑफ निमोनिक। सर ये आपके दिमाग में जेआरटी कहां से आया? भाई मेरे की ऑडिट मैटर की जो एप्लीकेशन है वो किस पे लगती है? सर लिस्टेड एंटिटीज पे। हमारी फेवरेट लिस्टेड एंटिटी कौन सी थी? टाटा। तो सिग्निफिकेंट जेआरटी। तो यही 3 पॉइंट्स होते थे जो हेल्प करते थे इन डिटरमाइनिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर कौन से होंगे। और भाई साहब आईसीआई भी यही फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 14 में से 11 नंबर अभी भी बन गए। तो आपको कई बार लग रहा होगा सर इसमें तो खतरनाक क्वेश्चन भी आया, इसमें तो उल्टा सीधा भी घुमाया, फिर भी बच्चा 14 में से 11 लेकर आया। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। जब तक हम खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे कोई हम पे कैसे भरोसा करेगा? ठीक है। अगेन आपने इसकी आंसर की प्रेजेंटेशन में एक चीज देखी, एग्जामिनर को कह रहा है देखो मुझे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पता है। एग्जामिनर को कहता है देखो शुभम सर ने जो कीवर्ड्स याद कराए थे वो हमने डब्बे में डाले। दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड सर अगेन सिर्फ सिग्निफिकेंट जजमेंट लिखना काफी नहीं है। ये जजमेंट बनाई किसने? ऑडिटर ने। कहां बनाई? जहां मैनेजमेंट की जजमेंट थी। मैनेजमेंट की जजमेंट कहां होती है? जहां अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है। तो पूरी लाइन आपको कंप्लीट करनी है। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है सर। अब बच्चे को याद नहीं था हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो उसने लिखा सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट विच इज अ वेरी लॉजिकल वे ऑफ कंप्लीटिंग द लाइन। ठीक है सर। एंड आखिरी में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो भी उसके नॉलेज में आए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। सो यू जस्ट नीड टू लॉजिकली कंप्लीट द लाइन विद द राइट कीवर्ड। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आ रही है सर। लगभग आई थिंक 3 क्वेश्चंस तो हो भी गए, 2 क्वेश्चंस हो गए। 2 क्वेश्चन के बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3A। 3A किसकी बात करता है? आ जाओ मेरे साथ। अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, मैंने कहा लास्ट में देखो कारो 2020। कारो 2020 के सारे कल क्लॉजेस याद हैं? हाँ सर याद है। अब देखो क्या कहता है। यूवीडब्ल्यू लिमिटेड इज अ बायोफार्मा कंपनी। ठीक है सर। सबसे पहले तो ये लिमिटेड हो गई यानी पब्लिक कंपनी है, तो इस पे कारो लगेगा ही लगेगा। ठीक है सर। ये कहता है कि इनको सैंक्शन हुई है वर्किंग कैपिटल ऑफ 5.99 करोड़। 5 करोड़ की लिमिट थी, उससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल है। तो इसका मतलब अब ये क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न्स फाइल करते होंगे। ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसिडर्स दैट इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड परफॉर्म्स द ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द इन्वेंट्री टू डिटरमाइन वेदर दे रिफ्लेक्ट द इन्वेंट्री काउंट एंड विदाउट एनी मेजर डिस्क्रिपेंसीज। व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट? तो भाई साहब सिंपल सी बात है, आपने यहां पे पूरा का पूरा जो क्लॉज नंबर 2 है, पैरा 3 ऑफ योर कारो 2020, ये यहां पे मेंशन करके चलना था। और दोनों पॉइंट, पहले पॉइंट में किसकी बात करनी थी? फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल, प्रोसीजर्स भी ठीक है और कवरेज भी ठीक है। सेकंड पॉइंट में वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट कि वर्किंग कैपिटल सैंक्शन इज मोर देन 5 करोड़। तो उस केस में सर क्या आता था? उस केस में हमको बस ये बताना होता था कि जो इन्होंने पीरियोडिकल बुक्स ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स फाइल करी विद द बैंक वो एग्री करती है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखो किस तरह से इन्होंने आंसर लिखा है। सबसे पहले सर अगेन कारो में सबसे पहले क्या लिखा? क्लॉज लिखा। ठीक है। फिर इन्होंने बोला फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में,
अगेन रेगुलर इंटरवल्स एंड रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10%। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री के केस में सब कुछ ही मटेरियल होता है, तो यहां पे 10% की डिस्क्रिपेंसी आती है। फिर यहां पे इन्होंने एक्सेस ऑफ 5 करोड़, अगेन आप देख सकते हो डब्बे में डाला, तो जितने भी कीवर्ड्स अपन ने रेड में मार्क कर रखे होते हैं या जो इंपॉर्टेंट होते हैं याद करते वक्त, अगेन शी हैज पुट इट इन प्रॉपर रेक्टेंगल, या आप इसको अंडरलाइन भी करो तो भी काफी है। प्लस इसके बाद आना था एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बात भी इन्होंने लिखी। तो अगेन कंक्लूजन भी दिया, क्योंकि यहाँ 5.99 करोड़ है, तो ये सब हम चीजें देख के चलेंगे। क्या आंसर देने की प्रक्रिया समझ आई? हाँ सर। सबसे पहले सर प्रोविजन लिखेंगे जैसे लॉ में लिखते हैं, फिर उसको फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट करके कंक्लूजन लिखा। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 4 नंबर का सर, 4 में से 4। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, narrate the audit procedures in order to ascertain that the raw material and consumables are अगेन ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है सर जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। 100-150 चीजें, कहां तक कितनी चीजें याद करके चलोगे? अब देखते हैं इन्होंने कैसे हैंडल किया इसको। 3B, जो जो मन में आया लिख दिया। ठीक है, जो जो मन में आया लिख दिया। अब एग्जामिनर ने देखो, क्या एग्जामिनर पेज में कितनी बातें लिखी है उससे फर्क पड़ता है। अब इन्होंने बातें तो एकदम अच्छी अच्छी करी हैं, ठीक है, बट मार्किंग स्कीम से मैच ही नहीं कर रही, तो यहां पे दे दिए 4 में से 1। तो भाई घबराना नहीं है, कोई चीज अगर ऐसी आती है जो नहीं आती तो नहीं आती ना यार। क्या आपको ऑडिट में 100 में से 100 लाने हैं? नहीं सर। चलेंगे चलेंगे सर, छोड़ो। अब आ जाओ 3C पे। अब 3C का क्वेश्चन किसका था सर? इंपैक्ट ऑन द सब्सटेंटिव ऑडिट इफ आईटी रिस्क आर नॉट मिटिगेटेड इन द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो अगर आईटी रिस्क मिटिगेट नहीं होती तो इसका इंपैक्ट 3 चीजों पे होता है सर। किस पे? एक तो प्लानिंग पे, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे, एंड लास्ट में होता है रिपोर्टिंग पे। तो इन्होंने आपसे ये चीज पूछी है, ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से समझना। जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप रिकॉर्ड्स यूज कर रहे हो सर, वो रिलायबल ही नहीं होंगे आईटी रिकॉर्ड्स, तो उनकी रिलायबिलिटी अलग से टेस्ट करनी पड़ेगी। प्लस अगर आप कंट्रोल्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे तो सब्सटेंटिव की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। ये बेसिक बात लिखने के लिए आई से 3 नंबर दे रहा था। अब देखो क्या कहते हैं, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा सर। ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन द ऑटोमेटेड कंट्रोल, मोर एविडेंस इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है। कैन नॉट रिलाई ऑन द रिपोर्ट जनरेटेड, तो भाई एक बात और लिख दो ना, रिपोर्ट की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये बात यहां पे मिसिंग हो गई। मोर सब्सटेंटिव वर्क टू बी डन, बिल्कुल सही है। तो आईसीआई ने देखा कि भाई बच्चे ने मन से आंसर नहीं बनाया, एकदम लॉजिकली आंसर बनाया, कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं थी, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 3 में से 2 नंबर। ठीक है, ठीक है सर। अगेन आप देखो, हर नए आंसर को नए पेज से स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये बात भी आप सारे बच्चे लिखते चलो। स्टार्ट न्यू आंसर, फ्रॉम अ फ्रेश पेज। कहीं ना कहीं आपने फ्रेश पेज के साथ इसकी शुरुआत करके चलनी है। गेटिंग इट? गेटिंग इट सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। नेचर ऑफ आरपीटी में इन सम सर्कमस्टेंसेस गिव रिस्क टू हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसके लिए हमने एक वर्ड बनाया था, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल। कम ऑन, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। सर ये रिलेशनशिप वर्ड कहां से आया? आरपीटी से आया ना। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, जहां भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप स्ट्रक्चर होगा, ए बी की होल्डिंग, बी सी की होल्डिंग, सी ए की होल्डिंग, समझ ही नहीं आ रहा कौन किसका माई बाप है, तो यहां पहला पॉइंट ये हो जाता है। इसका मतलब था इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो बेचारा इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कैसे कैप्चर करेगा कौन किसकी होल्डिंग, कौन किसकी सब्सिडरी। नॉट नॉर्मल का मतलब हर छोटे बच्चे को पता है सर, क्या? These transactions are not under normal market terms and conditions, यानी these are not at arm's length price। क्योंकि ये arm's length price पे नहीं है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी। तो 3 मार्कर था, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर आप चाहो तो एक बार इसको बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कहां गया ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी तो इसी बात पे पार्टी तो बनती है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहा, नवंबर 23। देखो क्या कहता है, एग्जाम्पल्स। इन्होंने कहा समटाइम्स, ये आईसीआई की लाइन है, हाँ, स्टडी मटेरियल की। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन इन सम सर्कमस्टेंस गिव राइज टू हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सबसे पहला था कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर, इसका मतलब था इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो भी कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं ट्रांजैक्शन को। नॉट नॉर्मल मींस नॉट कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन।
तो अगर आप यहां देखो बच्चे के आंसर शीट में, तो सबसे पहले अगेन इन्होंने उन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया जो हमने याद करे थे, कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ नेटवर्क। अब देखो एक बात बताओ, ये नेटवर्क वर्क कहां लिखा है भाई? नहीं लिखा सर। एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो पूरी लाइन पढ़े। जहां उसने देख लिया कॉम्प्लेक्स रेंज, एक नंबर। ठीक है सर। अगला, नॉट कैरिड आउट अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन, एक नंबर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इनइफेक्टिव, एक नंबर। 3 में से 3, अगेन 14 में से 10, वो भी तब जब एक क्वेश्चन छोड़ दिया। अगेन बाबू, क्वालिटी मेंटेन्स अबव क्वांटिटी, क्वालिटी ज्यादा बेटर है क्वांटिटी के अगेंस्ट। तो जितना लिखो एकदम इफेक्टिवली लिखो, और ये तभी लिखेंगे जब हम अच्छे से पढ़ाई करके जाएंगे, और आपने तो की है तो धूम मचा दोगे। ठीक है सर। अब इसके साथ हमारे 3 क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4A। आहा, 4A किसकी बात करता है सर? देखो, ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन फलाना फलाना। इन दिस कंटेक्स्ट ऑडिटर कुछ अजम्पशंस मान के चलता है फ्रॉम द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमने एकदम फ्लो में याद किया था। इधर देखो क्या क्या अजम्पशन थी सर। सबसे पहले तो अजम्पशन ये है कि यूजर को बिजनेस के बारे में पता है, या उसके अंदर उत्सुकता है बिजनेस को जानने के लिए, विलिंगनेस टू लर्न अबाउट द बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस के बारे में भी पता है, प्लस ये भी पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 बहनें हैं सर। कौन? अनसर्टेनिटी और मटीरियलिटी। कम ऑन, अनसर्टेनिटी और मटीरियलिटी। एंड लास्ट में यूजर टेक्स रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिक बात हमने फ्लो में कवर की थी। अब देखो आंसर कैसे लिखा है। सबसे पहले वही है, नॉलेज है बिजनेस की। ठीक है सर। दूसरी बात, अब ये जो लाइन है ये पूरी कंप्लीट भी नहीं की है। अगर आप अपने नोट्स में देखो तो ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, बट बच्चे ने सिर्फ कीवर्ड कवर करके एग्जामिनर का दिल जीत लिया। क्या आप बात कर रहे हो सर? हां, दिखाऊं? मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, चलो देखें क्या लिखा है। आई थिंक चैप्टर नंबर 6 में था ये रहा। यूजर हैज द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट जब आंसर लिखा है तो क्या लिखा है? क्या विलिंगनेस वाली लाइन खा गई? हाँ, बट देखना इससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस उसके बाद उसने मटीरियलिटी वाला लाइन याद थी। ठीक है सर। अनसर्टेनिटी वाली बहन याद थी, और इकोनॉमिक डिसीजंस वाली बात थी कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो रीजनेबल एंड केयरफुल बेसिस पे लेता है। तो अगेन एग्जामिनर ने 4 में से 4 नंबर दे दिए। जितना आप टू द पॉइंट लिखोगे, जितना आप ठीक लिखोगे, उतने आपको नंबर मिलते जाएंगे। अगेन एज आई से, फोकस ऑन द कीवर्ड्स। बाकी लाइन अगर आप अपने वर्ड्स में भी लिखते हो जिसका मतलब सेम बैठता है जो आई से कहता है, यू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। गॉट इट? गॉट इट सर। अच्छा, अब यहां पे एक बात देखो, क्या इन्होंने ऐसे 320 मेंशन किया? मैंने कहा नहीं, नहीं मेंशन किया। तो जहां स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आता है लिखो, जहां नहीं आता घबराने की जरूरत नहीं है कि मार्क्स कटेंगे। इट इज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक। केक अच्छा होना चाहिए, अगर चेरी डाल दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। दैट्स इट। गॉट इट सर। तो ये बात भी लिख लेते हैं। राइट द एसे नेम ओनली इफ यू नो। नो मार्क्स डिडक्टेड इफ नॉट रिटर्न। ठीक है? ठीक है सर। अब जो जो भाई हम सीखते जा रहे हैं वो अपन डॉक्यूमेंट करते चलें। ठीक है, याद थोड़ी रहेगा आपने क्या देखा था। अब सर अगला सवाल था किसका? अगेन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस को लेके। हाउ इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, हर बार हर लेक्चर में मैं यही बोलता हूं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में कुछ करो ना करो, इसका डिस्क्लोजर पार्ट जरूर कर लो। क्योंकि डिस्क्लोजर देख लो, इसमें भी 4 नंबर के आए हैं। इससे पहले जो पेपर हुआ था आई थिंक उसमें 8 नंबर के आए थे। और अभी जो आपकी आरटीपी आई है मई 24 की, उसमें भी अगर 3 क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के, तो 2 क्वेश्चन डिस्क्लोजर पे हैं। और ये डिस्क्लोजर वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है। तो अगर आप सर्च करोगे डिस्क्लोजर्स ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस शुभम केसवानी, तो आपको ऑटोमेटिकली वीडियो मिल जाएगी एंड मजा आ जाएगा। तो हर पेपर में ऑलमोस्ट जो पास्ट ट्रेंड चला रहा है, मैं कोई देखो भाई गारंटी नहीं दे रहा, रीजनेबल अश्योरेंस वाले बंदे हम, मैं आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता हूं कि हर पेपर में आपको डिस्क्लोजर का एक क्वेश्चन मिलेगा ही। तो कुछ करो ना करो, डिस्क्लोजर वाली वीडियो जरूर करके जाना। तो डिस्क्लोजर आई थिंक शी डिड नॉट वॉच, तो इसमें 0 मिले हैं। ठीक है, इन्होंने अपने मन से सारा लिख दिया मामला, तो मजा नहीं आया एग्जामिनर को। अब आता है सर 4C। एक बार देखें ना 4C का क्या क्वेश्चन है। देखो ना, इधर आओ, इधर इधर देखो सर, ये फ्रॉड का क्वेश्चन है। आई एम इग्नोरिंग, जस्ट लेट्स सी व्हाट शी स्कोर्ड।
तीन में से दो मिले। फ्रॉड का मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि अभी न्यू कोर्स से हट गया है, ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन यानी 510 का बड़ा भाई ऐसे 710। ये कहता है टू ब्रॉड अप्रोचेज हैं इसको लेके कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को, वो बताओ। तो दो ब्रॉड अप्रोचेज वही हैं, कंपैरेटिव फिगर्स, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों के बीच में रिपोर्टिंग में क्या फर्क है सर? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर सिर्फ बात करती है इस साल की, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों कंपैरेबल है तो दोनों साल को कवर करते हैं। तो ये बेसिक बात 3 नंबर में लिखनी थी। देखते हैं हाउ शी हैंडल्ड इट। तो 4D में इन्होंने ऐसे ही गलत पकड़ लिया, SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, विच आई थिंक इज वेरी फाइन, क्योंकि आप हर चीज में माहिर नहीं हो सकते। अगर आप हर चीज में माहिर हो तो फिर तो आप अलग ही गॉड हो, ठीक है। तो आई थिंक इट इज वेरी फेयर इनफ। 4D में शी डिड नॉट फाइंड द राइट आंसर, सो शी रोट व्हाट शी फेल्ट कि मतलब हाँ सही हो सकता है। तो इनको लगा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं दो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, तो कंपेयर कर रहे हैं तो ये एनालिसिस है, तो एनालिसिस है तो एनालिटिकल प्रोसीजर। आई थिंक शी मस्ट हैव थॉट दिस, इसी वजह से शी वेंट टू SA 520 विच इज वेरी रीजनेबल। तो घबराना मत, एग्जाम दे के आओ सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, अरे हो गया तो हो गया यार तुमको 100 में से तो थोड़ी लाने हैं। एक दो क्वेश्चन गलत, एक दो क्वेश्चन नहीं आते, तब भी 277 आ जाते हैं। यही तात्पर्य इस वीडियो को बनाने का। यू डोंट नीड टू बी अ परफेक्शनिस्ट टू स्कोर वेल, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर्ड वेल टू स्कोर वेल। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब जो हो गया हो गया। अब देखो इसमें 14 में से 6 भी तो मिले ना, अब इसमें 14 में से 6 भी आए, तो क्या है ना, अभी तक रन रेट अच्छा चल रहा था, 14 में से 11, 14 में से 11, 14 में से 10, तो उन्होंने भरपाई कर दी। और मैं यही बात बोलता हूं, सबसे पहले पेपर में जो आपके बेस्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं, विच शी डिड। उसके बाद आप एमसीक्यूज करो, विच शी ऑल्सो डिड। 30 में से 26 एमसीक्यू में स्कोर करे। अब जो खराब क्वेश्चन 2 बच जाते हैं वो करो। एक खराब में भी 14 में से 6 आ गए। अब लास्ट खराब बचा होगा, अब वो क्या है? क्वेश्चन 1। तो कई लोग तो बोलते हैं सबसे पहले ना करेक्ट इनकरेक्ट क्या करो। अरे करेक्ट इनकरेक्ट में ही तो नंबर कटने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं सर, क्यों? करेक्ट इनकरेक्ट इज बेस्ड ऑन द जजमेंट। जैसी आईसीआई की जजमेंट होगी, अगर आपकी जजमेंट उससे मैच करेगी तभी नंबर मिलेंगे। बट अगर आपने देखो बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में फुल में से फुल आ जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली नोट से कॉपी पेस्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहले सर क्या कर रखा है, क्वेश्चन 1A। अब करेक्ट इन करेक्ट में हम एक एक करके समझते हैं हाउ शी प्रेजेंटेड द आंसर, और हमको भी देखो मजा आएगा। हम पहले सोचते हैं क्या आंसर होना चाहिए, फिर इसने क्या लिखा, फिर अपन देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स traditionally considered in the audit of business entity may not always be relevant in the audit of government or other non-business public sector entity। एक बात बताता हूं, ये वाला पार्ट पहले आपके कोर्स में था, अब इन्होंने एनालिटिकल प्रोसीजर से इस पैराग्राफ को उड़ा दिया, ठीक है। तो अगर आप देखो 1A में इन्होंने बात लिखी, देखो इतना सारा लिखा तब भी 2 में से 1 नंबर। समझ आ रहा है कि करेक्ट इनकरेक्ट को लास्ट में क्यों करना है? हाँ सर, क्योंकि लास्ट में आपके पास जब टाइम रहेगा आप खुल्लम खुल्ला लिख सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो चीज आईसीआई से मैच हो जाएगी उसके लिए वो 1 नंबर दे देगा, ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे से कुछ रिलेटेड तो है। एनजीओज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट आर नॉट अलाउड टू मेंटेन अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। देखो कंपनीज एक्ट की जो कंपनीज होती है वो कैसे मेंटेन करती है बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 128। अब 128 में जो आपके लॉ वाले टीचर है उन्होंने क्या सिखाया, कैश बेसिस या अक्रूअल बेसिस? सर अक्रूअल बेसिस। तो क्या कैश बेसिस चलेगा? द आंसर इज नो, नहीं चलेगा। आप देखते हैं आंसर क्या लिखा है, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेक्शन 128। अब 128 मैंने नहीं सिखाया, ये लॉ में सीख के आई थी, तो इसने लॉ में सीख के बिल्कुल एकदम परफेक्ट लिखा, अक्रूअल बेसिस। आईसीआई खुश हुआ और उसने 2 में से 1 दिया। मैंने कहा भाई मेरे इतना सही लिखने के बाद भी आईसीआई 1 नंबर ले गया। बट डिड शी कंप्लेन? नो सर, शी डिड द होल पेपर सो वेल दैट उसको फर्क ही नहीं पड़ता एक एक नंबर कहां कट रहा है। वेरी गुड, यही चीज आपने सीखनी है। अपनी तैयारी इतनी अच्छी करो कि इनकी इनएफिशिएंसीज में भी आप इफेक्टिव और एफिशिएंट बन के निकलो, आपका पास परसेंटेज में भी आपका नाम आ जाए, ठीक है? ठीक है सर। अब आ जाओ, सेल्स इनवॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस। तुमने सेल्स करी एज अ कंपनी, तुमने सेल्स करी, तो इनवॉइस कौन जनरेट करेगा, बाहर वाला या कंपनी? सर कंपनी जनरेट करती है, तो एक्सटर्नल नहीं, ये इंटरनल है। तो अब करेक्ट इनकरेक्ट का आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए? सर पहले तो लिखो सेल्स इनवॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एविडेंस नॉट एक्सटर्नल। परचेज इनवॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस। तो ये इनकरेक्ट है। अब देखते हैं इन्होंने आंसर कैसे लिखा, इनकरेक्ट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एविडेंस, ठीक है।
देयरफॉर विल कॉन्स्टिट्यूट एज एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम एंटिटीज रिकॉर्ड। तो अगेन यहाँ पे आईसीआई का मूड थोड़ा ठीक था, तो 2 में से 2 दे दिए। वेरी गुड सर। अब अगले पार्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट के कुछ सेक्शंस हैं जो कि कहीं ना कहीं अभी आपके न्यू कोर्स से हट गए, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। अब फाइनेंशियल लीज की बात करते हैं। अंडर द फाइनेंशियल लीज द लीज टर्म इज जनरली एक्सटेंड टू लेस देन 75% ऑफ द प्रोजेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द लीज्ड एसेट। अगेन जो न्यू कोर्स में इन्होंने आपके फाइनेंशियल लीज के पॉइंट्स डाले, उन्होंने इसमें इन्होंने परसेंटेज की बात नहीं करी, मेजरली की बात करी है। तो अगर आप यहाँ पे आंसर देखो, अगेन दिस वॉज बेस्ड ऑन योर AS 19, तो यहाँ लिखा है मोर देन 75%, और ये इनकरेक्ट भी हो गया। The way it should have been written in new courses, it covers majorly the economic life of the asset। तो ये यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था। प्रोजेक्टेड यूजफुल लाइफ नहीं होता, इकोनॉमिक लाइफ होता है। तो वो आपको बात यहाँ पे कवर करके चलनी थी। तभी मैं कहता हूं करेक्ट इनकरेक्ट में आपका करेक्ट होना डिपेंड्स अ लॉट, आपकी जजमेंट और आईसीआई की जजमेंट मैच हो रही है या नहीं सर। ठीक है सर। ब्लॉक सैंपलिंग डज नॉट इन्वॉल्व जजमेंट, डज नॉट इवन यूज द रैंडम नंबर टेबल एंड हैज नो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ब्लॉक सैंपलिंग कौन सी होती थी पहले बताओ। ब्लॉक सैंपलिंग में क्या आपकी जजमेंट लगती है? मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, आंसर इज यस। जजमेंट तो लगती है कि हमें कौन सा ब्लॉक उठाना है। इट डज नॉट यूज रैंडम नंबर टेबल, द आंसर इज यस, वहां रैंडम नंबर टेबल यूज नहीं होती। और इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यही बात ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इनकरेक्ट जाना चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा द आंसर इज करेक्ट, बट फिर इन्होंने बोला हैफेजार्ड सैंपलिंग हैज नो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ब्लॉक सैंपलिंग में आप फर्स्ट 50 ले देते हो जो कि कंटीजियस आइटम है। अगेन आईसीआई को इसके रीजन में थोड़ा ठीक लगा होगा, तो कहीं ना कहीं वहां पे इसको नंबर मिल गए। मैं अभी भी यही कहूंगा, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां पे आपको खुद समझ नहीं आता कि कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। अब नेक्स्ट पार्ट, इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स इंश्योर दैट ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय सैंक्शन। तो अब मुझे बताओ सैंक्शन वाली चीज ऑडिट ऑफ सैंक्शन में आएगी या प्रोविजन ऑफ फंड्स? सर ऑडिट ऑफ सैंक्शन है, दिस इज नॉट ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स। प्रोविजन में तो ये लिखा होता है कि हमारे जैसी एक्सपेंडिचर सैंक्शन हो जाए उसका प्रोविजन क्रिएट करो, प्लस दैट प्रोविजन शुड बी ऑथोराइज्ड। सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। लेट्स सी इफ शी हैव रिटन इट लाइक दैट। यस सर, इनकरेक्ट लिखा है। फिर बोला ऑडिट ऑफ सैंक्शन है, प्रोविजन में प्रोविजन ऑफ फंड्स होना चाहिए। तो देखो 2 में से 2 नंबर मिल गए। तो जब भी करेक्ट इनकरेक्ट को आपको सॉल्व करना है, सुन लो मेरी बात, सबसे पहले लिखो करेक्ट इनकरेक्ट जो आपको लग रहा है, फिर जो करेक्ट है ना वो लिख दो, और फिर जो इनकरेक्ट है उसका सेकंड पार्ट लिख दो। जैसे कि अगर आप यहां पे देखो, यहां पे करेक्ट बात क्या थी, कहां गया, यहां पे करेक्ट बात क्या थी सर? करेक्ट बात थी ये ऑडिट ऑफ सैंक्शन है, तो आपने करेक्ट वाला लिखा। फिर जो इन्होंने दूसरा पार्ट लिखा ना प्रोविजन ऑफ फंड, जो इनकरेक्ट वाला था, उसका भी करेक्टेड वर्जन लिखो कि प्रोविजन ऑफ फंड्स में होता क्या है। तो दोनों लेग्स आपको कवर करके चलनी है, इसको ठीक करो और इसमें जो गलत पार्ट है उसकी भी एक्सप्लेनेशन दो, तो वहां आईसीआई आपके आंसर को कंप्लीट समझता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड कहीं ना कहीं आपको कई सारी बातें सीखने को मिली कि कैसे आपने पेपर को प्रेजेंट करना है, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 अगर आप देखो तो इनके कितने आए हैं सर? 14 में से 8 मार्क्स। इतनी गलतियां करने के बाद भी 14 में से 8 नंबर बच गए, यानी स्टिल अबव 50%. So that is the reality guys, that is the reality. So it took us around 38 minutes to discuss this copy, but आपने कहीं ना कहीं चीजें सीखी। मैं बताऊं क्या, जो अच्छी चीजें सीखी, give your best, quality of your answer matters more than the quantity of pages that you are writing. कोई फर्क नहीं पड़ता आपको 1-2 चैप्टर नहीं आते, जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है सर। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना है, कीवर्ड्स को ब्लॉक्स में डालना है, एंड लास्ट में जो ऐसे जजमेंटल क्वेश्चंस है जैसे कि क्वेश्चन 1 करेक्ट इनकरेक्ट, अगर आपको देख के लगता है यार इस बार जो आईसीआई ने करेक्ट इनकरेक्ट पूछे ये थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो इनको आप टुवर्ड्स द एंड करो। और अगेन स्ट्रक्चर यही रखना, 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपको बेस्ट आते हैं सबसे पहले, फिर आपके एमसीक्यूज क्योंकि वो फ्री के नंबर है, फिर जो बचे हुए 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से आप करोगे एंड शी फॉलोड द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी। तो घबराने का नहीं, फेस पे स्माइल रखने का, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे, चलते चलते लगे रहो।